नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। देश के कई राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी के कई मामले लगातार सामने आए हैं और इसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने देश में कोरोना और वैक्सीन की स्थिति को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने के सख्त आदेश दिए। पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा कि महामारी के इस दौर में हर एक वैक्सीन मायने रखती है। जितनी बर्बादी होगी उसका मतलब होगा कि उतने लोगों ने अपनी डोज गंवा दी। यही कारण है कि हमें हर एक बर्बादी को रोकना होगा। अधिकारियों ने मोदी को वैक्सीन उत्पादन का रोड मैप बताया। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। इन सभी ने पीएम मोदी को वैक्सीन उत्पादन का रोड मैप और देश में वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मोदी को बताया गया कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। उत्पादन इकाइयों को कच्चा माल और आर्थिक सहायता समेत सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से माफ कीजिएगा रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से लगातार देश के कई राज्यों से वैक्सीनेशन की बर्बादी की खबरें आ रही थी, तो वहीं अब पीएम मोदी ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उमंग, देश में कोरोना वैक्सीन की बहुत किल्लत है। इसको पूरी राज्य सरकारें भी जान रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देती है और केंद्र सरकार आंकड़े देकर यह समझाने की कोशिश कर रही है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस किल्लत के कारण पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ गया है और देश के अपने तमाम राज्य जूझ रहे हैं और 18 साल के ऊपर जो टीका लगाने का अभियान है वो भी लगभग ठप पड़ गया है। अगर अपने राज्य सरकारों की बात करें तो जिनमें सबसे ज्यादा किल्लत वैक्सीन की है दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इससे साफ साफ पता चलता है कि किस तरह की किल्लत वैक्सीनेशन के हमारे देश में है। लेकिन जिस तरह से बर्बादी हो रही है वैक्सीन की और केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर झारखंड है, जहां कुल सप्लाई का 37.3% वैक्सीन बर्बाद हुई है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जितनी सप्लाई है उसका 30.2% बर्बाद हो जानी है। 1/3 वैक्सीन इन दोनों राज्यों ने बर्बाद की है और तमिलनाडु में 15.5% वैक्सीन वो बर्बाद हुई है। अगर इस तरीके से और अगर आंकड़े अगर अपने राज्यों के ले राज्य सरकारों के तो देखिए जो जम्मू कश्मीर है 10.8%, मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन बर्बाद हुई है। और वैक्सीन की बर्बादी में जो टॉपर राज्य है वो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार पे बरस रही है। और ये इस बात का साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से राज्य सरकारों ने वैक्सीन की बर्बादी की और इसका ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ते हैं। और केंद्र सरकार हमेशा राज्य सरकारों को ये समझाने की कोशिश करती है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस किल्लत के बीच में वैक्सीन की बड़े पैमाने पे बर्बादी। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की चिंता जाहिर करने के बाद सरकार के तमाम मंत्रियों ने, स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें इसके बारे में जानकारी दी और आगे के रोड मैप के बारे में बताया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ इस प्रकार का डिसीजन निकला है कि अब हर राज्य में वैक्सीन की कितनी क्या बर्बादी हुई है, किस वजह से हुई है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने की कोई बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए हाई लेवल की मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल थे और इन सभी ने मोदी जी को एक रोड मैप दिया है कि देश में वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति है वो क्या है और किस तरीके से कच्चा माल और आर्थिक सहायता समेत जितनी भी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम प्रश्न है कि जो राज्य सरकारें हैं जिस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी कर रही हैं वो बहुत बड़ी किल्लत है। पूरा देश इस समय जिस समस्या से जूझ रहा है कि देखिए जिस तरीके से तो सबको पता है कि कोरोना की रोग के लिए सावधानी के बाद वैक्सीन सबसे अहम रोल निभा रही है और देश में किल्लत है वैक्सीन की, सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे समय पे अगर वैक्सीन की किल्लत कम हो, ये बर्बादी कम कर दी जाए तो जो लोग बचे हुए लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा सकता है और कोरोना से उनको बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं पीएम मोदी की चिंता जाहिर करने के बाद अब तमाम अधिकारी इस ओर लग चुके हैं कि अब अभी तक चलिए जितना हो गया वो हो गया, लेकिन अब वैक्सीनेशन में बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए, इसको सुनिश्चित करना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ केंद्र सरकार की है बल्कि तमाम राज्य सरकारों की भी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर रार अभी जारी है। तो वहीं अब ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य की तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ममता सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया कि जब कुछ महीने पहले टीएमसी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की थी। तो वहीं 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी और टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। तो वहीं अब टीएमसी नेता सौगत राय का कहना है कि यह पहले बीजेपी वालों ने किया और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसा किया जा सकता है, और वो ऐसा नहीं करते तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठसक अभी तक बरकरार है। आपको बता दें कि चुनावों के समय ये जो केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल में मुखिया जो है ममता बनर्जी, उनके बीच में जो रार चल रही थी वह अभी भी जारी है। मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन अभी भी लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, उनके सरकार के मंत्रियों की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरा जा रहा है। और अब वैक्सीनेशन को लेकर एक अलग तरह की राजनीति यहां पर शुरू हो चुकी है। देखा गया है कि कोरोना की दोनों वैक्सीन की जब डोज लग जाती है तो एक सर्टिफिकेट यहां पर जारी होता है जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर होती है। इसी तस्वीर को लेकर विवाद का ने अब एक नया रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर पीएम मोदी की तस्वीर वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट पर लग सकती है तो हमारे राज्य में जिन जिन लोगों को यह सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। हालांकि देश में कोरोना आंकड़ों की कमी आने के बाद व्यवसायों के फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है। तो वहीं जयपुर होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला का कहना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने यात्रा, रेस्तरां, होटल व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार को राजस्थान में स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। तो वहीं शिमला पर्यटन उद्योग के हितधारक अपनी मांगों के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा करने और योजना बनाने और साथ ही साथ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकत्रित हुए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से होटल व्यवसायियों, टैक्सी संचालकों, ट्रैवल एजेंटों, साहसिक पर्यटन कार्यों सहित कई और टूरिज्म से जुड़े व्यवसाय धारकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दें कि लगातार कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर के आने के बाद भी देश की आर्थिक स्थिति को एक झटका लगा है। और सबसे बड़ा अगर हम कहें कि झटका अगर किसी इंडस्ट्री को लगा है तो वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म से जुड़े हर एक व्यवसाय ने कोरोना के इस दौर में भारी आर्थिक संकट झेला है। कई लोगों ने इस चक्कर में टूरिज्म इंडस्ट्री के अपनी नौकरियां तक गंवा दी हैं। पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है। पर्यटन से जुड़े होटल व्यवसाय हो, टैक्सी संचालक हो, टूर ऑपरेटर्स हो या फिर साहसिक पर्यटन वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको इस कोरोना महामारी के इस दौर में आर्थिक संकट झेलना पड़ा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे, वैसे तो कोरोना के इस दौर में लगातार 1.5 साल हो चुका है, कई लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां गंवाई है, कई इंडस्ट्रीज को आर्थिक संकट झेलना पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ा है तो वो है हमारे पर्यटन इंडस्ट्री। पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े कई जो अलग अलग व्यवसाय हैं, भले ही वो टूर ऑपरेटर्स हो, टैक्सी संचालक हो, होटल व्यवसायी हो या फिर साहसिक पर्यटन से जुड़े लोग, उन सभी ने इस कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक संकट झेला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पुरोहित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी? जी बोलिए सर। हेलो जी बोलिए बोलिए। उमंग, पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना जो है पूरे दुनिया में
संक्रमण फैला उससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई उद्योग और व्यवसाय जगत हुआ है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ। पर्यटन ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें कि रिक्शा चालक से लगाकर के होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, ये सारी जुड़ी हुई है। लिहाजा पिछले मार्च से अगर बात करें, फरवरी मार्च से जब से कोरोना की आहट शुरू हुई तब से लगा करके फॉरेन जो विदेशी जो सैलानी है उनका आना जाना बंद हुआ। खास करके ज्यादा ऑक्यूपेंसी अगर होटल इंडस्ट्री की माने तो विदेशी पर्यटकों के लिए एक तो वो बंद होने के कारण से होटल इंडस्ट्री प्रभावित हुई। दूसरा, रेस्टोरेंट और जो खाने पाने पीने की जो चीजें हैं उसके ऊपर भी। तीसरा कि इसके साथ में जुड़ा हुआ है वो टैक्सी, आरएससी जो टैक्सियों से आना जाना होता है कारों के माध्यम से, वो भी ठप पड़ गया। और उसके साथ में जब शहर में कोई पर्यटक आता है तो उनके लिए भी जो खाने पीने नाश्ते की है व्यवस्था है वो भी बंद हुई। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो पर्यटन इंडस्ट्री की तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक रही और वो जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। अभी जो दूसरी जो लहर आई थी उससे पहले ये माना जा रहा था, ये समझ लीजिए आपके श्राद्ध के बाद में नवरात्रा, दीपावली और क्या कहना चाहिए आपका जो क्रिसमस और न्यू ईयर, ये सारे जो है पर्यटक सीजन से जुड़े जो है अवसर रहे हैं। और उसमें फॉरेन टूरिस्ट के अलावा वो तो खैर बंद हुई, लेकिन डोमेस्टिक जो पर्यटक का जो हिंदुस्तान के अंदर के विभिन्न राज्यों से आने जाने की जो टूरिस्ट है वो घूमते हैं, वो भी रुक गया था। और अब चूंकि कि गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन जो होता है अमूमन घरेलू टूरिज्म के लिए काफी मुफीद माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि मार्च तक का जो अक्टूबर से मार्च का जो सीजन होता है वो विदेशी सैलानियों के लिए ठीक रहता है। और आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये जो सीजन होता है 4-6 महीना का, वह डोमेस्टिक पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने भी इनकी उम्मीद और आशाओं पर जो है पानी फेर दिया था। अब चूंकि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अलग अलग जो क्षेत्रों में छूट दी जा रही है सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, जो कोविड प्रोटोकॉल का जो पालना होती है वो तो खैर हो ही रही है, लेकिन जो उद्योग और व्यवसाय को छूट देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उम्मीद की जा रही है कि अब धीरे धीरे जो पर्यटन से जुड़े जो सेक्टर्स है उनमें भी जो है स्थितियां सामान्य होने लगेगी। हालांकि अब चूंकि कि बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा तो ये फिर 4 महीने जो है वो पर्यटन के लिहाज से थोड़ा उपयुक्त नहीं माने जाते। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो बिजनेस जो शुरू होगा वह मानसून के बाद शुरू होने, इसके पहले जो एक तैयारियां होती है वह जरूर व्यवसायी करते हैं, बिजनेसमैन करता है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब धीरे धीरे जब इस लॉकडाउन की अनलॉक होगा, अनलॉक के साथ में सरकारी गाइडलाइंस में थोड़ी और ज्यादा ढील दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो पर्यटन सेक्टर जो कि हिंदुस्तान के इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था है काफी हद तक पर्यटन के ऊपर निर्भर है। विदेशी सैलानी, अब आप देखिए कि राजस्थान के कण कण में बसी लोक कलाएं, संस्कृति, उसको देखने के लिए पर्यटक विदेशी सैलानी हो या डोमेस्टिक हो वो यहाँ आते हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है और पर्यटन इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि है विभिन्न संगठनों के, वह भी लगातार राजस्थान सरकार से अप्रोच कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं कि किसी तरह से इनमें भी थोड़ी सी छूट दी जाए, ढील बरती जाए, तो निश्चित रूप से पर्यटन जो व्यवसाय है वो और ज्यादा ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं थोड़ी ढील देनी लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन के तहत ही ज़रूरी भी बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में बात करी है कि पर्यटन से जुड़े व्यवसाय और इन व्यवसायियों को हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे उनमें भी एक आशा की किरण जाग रही है, जैसे जैसे स्थितियाँ नॉर्मल हो रही हैं। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पेड़ पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ ना काटने, नदियों को साफ रखने और प्रकृति से खिलवाड़ ना करने जैसी चीजों के लिए जागरूक किया जाता है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण का हमारे जीवन से सीधा संबंध है। प्रकृति में वायु, जल, मिट्टी, पेड़, पौधे, जीव जंतुओं और मानव के बीच एक संतुलन है। गांव गलियान, खेती खलिहान, जल, जंगल और जमीन, हरियाली, मिट्टी की सौंधी महक की खुशबू बिखेरता चारों ओर का खुला वातावरण और इनके बीच लोगों का आत्मीय जीवंत व्यवहार अब भले ही बीते जमाने की बात रह गई हो, लेकिन ये सारे तत्व आज भी हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की पहचान है और इनसे जुड़ते हुए हम अपने विकास क्रम को निरंतर आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जल, जंगल और जमीन भले ही राजनीतिक बहस का मसला बन गया हो, लेकिन विकास के नाम पर प्राकृतिक असंतुलन तबाही का कारण हमेशा से रहा है। भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, चक्रवाती तूफान या फिर ग्लेशियर के टूटने की गंभीरता को विकास के नाम पर प्राकृतिक घटना मानकर सोचना बेमानी होगी। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की शुद्धता और उसके संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। ये भी इसलिए क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं और शायद यही कारण है कि हम सृष्टि रचना के 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि को देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। धर्म हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है और इसके अनुरूप हम आचरण करते आ रहे हैं। सदियों से चली आ रही मान्यताएं और परंपराएं जब व्यवहारिक रूप से जीवन का आधार बन जाती है तो उसे आस्था और विश्वास से आचरण में ढाल लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को धार्मिक और सामाजिक ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी महसूस किया जाता रहा है। बहुधर्मी और बहुसंस्कृति वाले इस देश में हर पर्व और त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक या फिर प्रकृति परिवर्तन से जुड़ा आधार। ये सभी हमारे सांस्कृतिक जीवन की खूबसूरती और उसके विविध आयामों के साथ एक अवसर देता है हमारे विचारों के मूल केंद्र से जुड़ने का। तीज त्योहार और उत्सवों को मनाने के पीछे भी पर्यावरण संरक्षण का विचार उजागर होता है। देवी देवताओं की कल्पना और उनकी पूजा अर्चना के अपने अलग मायने हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक बदलाव, पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव और प्रकृति के रिश्तों को उजागर करते ये तीज और त्योहार कई संदेश देते हैं। हर महीने या अवसर विशेष पर किए जाने वाले व्रत के पीछे चाहे धार्मिक मान्यता हो या हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा, व्रतों और त्योहारों को मानने के कई कारण हैं। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। इस बार इस दिन को मनाने के लिए साल 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निर्धारित की गई है। इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम इसी थीम पर आधारित होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर पेड़ पौधे लगाना, बागों को तैयार करना, उनको संरक्षित करना, नदियों की सफाई करना जैसे कई तरीकों से काम किया जा सकता है। न्यूज इंडिया से रमेश पुरोहित की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 5G तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि याचिका में दावा किया गया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से
इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। दरअसल जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिल गई है। सीरम ने स्पुतनिक वी वैक्सीन मंजूरी के लिए आवेदन दिया था, जिसको डीसीजीआई ने मंजूर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुणे के हाटपसर में जो सीरम की लाइसेंस फैसिलिटी है, उसके अंतर्गत स्पुतनिक वी को बनाकर उसका परीक्षा और परीक्षण के साथ ही विश्लेषण होगा। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। बताया जा रहा है कि सीरम ने अपने लाइसेंस प्राप्त हडपसर केंद्र में स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए रूस की गेवालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के साथ साझेदारी की, लेकिन डीसीजीआई द्वारा तय शर्तों के अनुसार एसआईआई को उसके और मॉस्को के संस्थान के बीच समझौते की प्रति जमा करानी होगी। आरसीजीएम ने एसआईआई के आवेदन के संबंध में कुछ सवाल किए हैं और पुणे स्थित सीरम कंपनी और गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बीच सामग्री हस्तांतरण संबंधी समझौते की प्रति मांगी है। तो वहीं मणिपुर में स्वास्थ्य निदेशालय लम्फेल पद से इम्फाल पश्चिम में आक्रामक सामूहिक कोविड-19 परीक्षण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए वॉलेंटियर और पुलिस के जवान लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं मणिपुर में आक्रामक सामूहिक कोविड-19 परीक्षण अभियान के तहत कोविड टेस्ट करवाने पर उनमें 16 कर्फ्यू वॉलेंटियर कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। तो वही जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस के दक्षिण पूर्व जिले के साथ संयुक्त प्रयास में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए युवा पहल के तहत वार्ड बॉय के लिए 4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस दौरान जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की ओर से सामान्य नर्सिंग सहायता सेवाओं में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 50 प्रशिक्षुओं का एक बैच किया गया। बता दें कि इस प्रशिक्षण की अवधि के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को 2000 रुपये वजीफे का भुगतान भी किया जाएगा। तो वही कश्मीर घाटी में पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने जैविक सब्जी मंडी खोली है। यह पहल कृषि विभाग की ओर से पारंपरिक जैविक खेती को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई है, जो कश्मीरी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आपको बता दें कि श्रीनगर में पहली जैविक सब्जी मंडी शुरू की गई, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के कारण उत्पादक इस जैविक खेती का उत्पादन और इसे जारी रखने का प्रबंधन नहीं कर सके थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।